अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है, एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मनी का। दूसरी चीज़, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, और अगर बीच में मैं खांसूँ तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी हमारे पास है। नंबर फर्स्ट, इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रेशियस मेटल्स। फर्दरमोर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इज सिंपल एंड चीपर दैन द मिंटिंग कॉइन्स। अब देखो, जो पेपर मनी की एडवांटेजेस थी ना, वो क्या क्या थी कि पेपर मनी के लिए आपको मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके अलावा ये कि जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, और कॉइन्स को पहले मेटल को ढूंढना, फिर उनको कॉइन्स में कन्वर्ट करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी बैठ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से नोट्स उसके मुकाबले में सस्ते होते बनाने में। सेकंड, इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू इंक्रीज मनी सप्लाई टू फाइनेंस इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस। ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो मनी सप्लाई जो है वो इजीली इंक्रीज़ कर सके, ठीक है, बग़ैर किसी टैक्स के लगाए। यानी कि देखो, टैक्सेस वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की कॉस्ट होती है, ठीक है। पेपर मनी कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है कि उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़े या लगाने पड़े, ठीक है। नंबर थर्ड पे आता है, पेपर मनी इज़ ईजी टू ट्रांसफ़र एज़ कम्पेयर टू द मेटालिक मनी। क्योंकि लास्ट के टाइम में क्या होता था कि जो सिर्फ जिस टाइम पे मेटालिक मनी थी, तो उसको इधर से उधर लेके जाना अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो बहुत ज़्यादा भारी होती थी वो, तो इस वजह से पेपर मनी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ द पेपर मनी। नंबर फर्स्ट हमारे पास है, डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस थ्रेट ऑफ पेपर मनी। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स एज नो मेटालिक रिक्वायरमेंट आर अटैच्ड विद इट। अब देखो, इसके साथ कोई मेटालिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई हमें मेटल ढूंढना है फिर उसको कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इजीली उसकी पेपर मनी जो है वो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो वो बन तो सकती है आसानी से, लेकिन अगर वो ज़्यादा बन जाती है ना तो मुल्क में महंगाई ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी ख़राब हो सकती है। अब देखो, महंगाई कैसे बढ़ेगी अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है ना, वो नोट छापता है, अगर उसने ज़्यादा छाप दी है ना, तो उससे क्या होगा कि बैंक्स के पास ज़्यादा, वो बैंक को देता है, ठीक है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आया, अब वो जो है बैंक वाले ज़्यादा लोन देना स्टार्ट कर देंगे। जब वो ज़्यादा लोन देना स्टार्ट कर देंगे, हम आम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, हम ख़रीदारी ज़्यादा करने लग जाएंगे, और फिर दुकानदार ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा चीज़ें ख़रीदो तो वो क्या करते हैं कि प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर हर चीज़ पे प्राइस इतनी महंगी हो जाएगी कि महंगाई खुद ब खुद आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से पेपर मनी अगर ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से इन्फ्लेशन का ख़तरा रहता है। अच्छा, उसके बाद है सेकंड पे, वाइल मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट्स मनी हैज़ लिमिटेड एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज़ यूजली एक्सेप्टेड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अच्छा देखो, जब हम बाहर से भी कुछ ख़रीदते हैं ना, हम उसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है, ठीक है। हम अपनी करेंसी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी कंट्री है ना, जो पेपर मनी है वो वहीं पे जो है यूज़ हो सकती है, ठीक है। हमारा जो नोट है वो यहीं पे यूज़ होगा। अगर हम कहीं बाहर कंट्री में चले जाएं और अभी अपने पाकिस्तान का नोट हम दें, चाहे वो 10 रुपये का हो, 100 का हो, चाहे वो जितने का भी हो, ठीक है, वो उधर कोई काम नहीं आएगा। तो ये एक मसला है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्री तक ही रहता है, यानी कि वो हम अपने पाकिस्तान में ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड में आता है, पेपर मनी हैज़ लिमिटेड एज देन कॉइन्स एज इट कैन बी टॉर्न और बर्नड। अब देखो, कॉइन्स ऐसे होते हैं क्योंकि वो मेटल के होते हैं ना, वो आसानी से ख़राब हो सकते हैं, ना वो आसानी से फट सकते हैं, ठीक है, फट तो सकते ही नहीं है खैर। लेकिन पेपर मनी जो है उसको कह सकते हैं कि उसकी लिमिटेड एज होती है, ठीक है, क्योंकि वो या तो वो जल सकता है या तो वो फट सकता है, ठीक है, ये उसका एक ख़तरा होता है। फिर उसके बाद आता है फ्लैट मनी। फ्लैट मनी हमारे पास क्या है
Flat money has no intrinsic value. Flat money is government issued currency that is not backed by a commodity. For example, currency issued by government as legal tender paper money. अब देखो फ्लैट मनी हमारे पास क्या होती है, लाइक एक सिंपल मनी होती है जो कि गवर्नमेंट इशू कर देती है. अब जैसे हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो सिंपल एक नोट है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है. उसमें ना गोल्ड लगा हुआ है, ना चांदी लगी हुई है, ना डायमंड्स लगे हुए हैं. वो एक सादी से पैसे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं, ये मनी है, तो हमने उसे एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये मनी है, ठीक है. लेकिन उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फ्लैट मनी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने सिंपली इशू कर दी है. फिर आता है क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी क्या होता है? एनी मॉनेटरी क्लेम अगेंस्ट फिजिकल और लीगल पर्सन इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. This can include a simple verbal or written agreement and any other financial instrument that are not immediately payable, such as bonds. There are many cases where people wish to spend money before they have it. Credit money facilitates these transactions based on a trust between these parties that the money will be रीपेड. अच्छा, क्रेडिट मनी सिंपली जो है ना उधार की मनी होती है, ठीक है, जब आप किसी को उधार दे रहे होते हो. अब देखो हम कह सकते हैं कि आपने जो है किसी से कोई चीज़ ख़रीद ली, आप बोलोगे मैं इसकी पेमेंट प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बाद में दे दूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी हो गई क्रेडिट मनी और आप बाद में पेमेंट करते भी हो, और अगर आप नहीं भी करोगे तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है. तो ये अब आप अच्छा, इसका एग्रीमेंट आप कैसे कर सकते हो? आप बोल के भी कर सकते हो. आपने उसको अपनी ज़ुबान दे दी कि भाई मैं इसकी पेमेंट कर दूँगा. उसका एक रिटर्न एग्रीमेंट भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं होते वो, और हम कह सकते हैं कि कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस तरीके के? जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गए. बॉन्ड्स किस तरह के हमारे पास? जैसे गवर्नमेंट जो है वो हमें एक बॉन्ड की एक रिसिप्ट दे देती है, हम उसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है. वो बाद में हम इंटरेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ये सब IT में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुकी हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगी, ठीक है. तो बॉन्ड्स के थ्रू भी आप जो है बॉन्ड्स भी एक तरीके से क्रेडिट मनी हो सकती है, ठीक है. अच्छा सही. अच्छा देखो, ये होता मतलब इस तरह है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते लेकिन आपको कभी कभी कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्रेडिट मनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं क्रेडिट मनी के, जो कि हैं अलाउज इमीडिएट कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स बेस्ड ऑन द फ्यूचर अर्निंग्स. दिस इंक्लूड्स हाउसेज, एजुकेशन, कार्स विच कुड अदरवाइज नॉट बी बॉट. अब देखो, आपके पास अगर पैसा नहीं है, ठीक है, अब आज के ज़माने में घर, एजुकेशन, कार, हर चीज़ इंतहाई महंगी है, ठीक है, और हर कोई इतना ज़्यादा अमीर नहीं है कि उसके पास इतने पैसे हों, तो वो जो है इन चीज़ों को क्रेडिट मनी के थ्रू ख़रीद सकता है अगर उसे अर्जेंट बेसिस पर चाहिए, ठीक है. अदरवाइज़ अगर क्रेडिट मनी ना हो और उसे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए हो, कभी भी नहीं ख़रीद सकता. सेकंड हमारे पास आता है अलाउज फर्म टू इन्वेस्ट, एक्सपेंड एंड जनरेट फ्यूचर रेवेन्यू रेदर देन यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग. अब देखो, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? ये भी IT में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. रिटेन्ड अर्निंग ये होती है कि जब कंपनीज जो है जो भी प्रॉफिट कमाती हैं उसमें से थोड़ा सा मार्जिन अपने लिए रख लेती हैं कि फ्यूचर में वो काम आएगा, ठीक है. तो अब देखो या तो वो रिटेन्ड अर्निंग यूज़ कर लेंगी, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि रिटेन्ड अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है, और जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उनको इन्वेस्ट करना होता है, अपना बिज़नेस बढ़ाना होता है, ठीक है. तो चलो ठीक है, माना रिटेन्ड अर्निंग भी यूज़ हो गई, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग अभी भी जो है आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए. तो अब आप क्या करोगे? अगर आप क्रेडिट मनी ही ना हो तो और आप पैसे कहाँ से लाओगे? आपका तो प्रोजेक्ट ही अधूरा रह गया, आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो क्रेडिट मनी उधर बहुत ज़्यादा काम आती है. थर्ड आता है गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग बाय इशूइंग बॉन्ड्स विच इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट, ठीक है. अब देखो, गवर्नमेंट भी जो है वो अगर उसे पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो वो बॉन्ड्स इशू करती है जो कि लोग ख़रीदते हैं, ठीक है. तो फिर इस तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, और अगर उसको कोई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है तो वो उसको कंप्लीट कर लेता है, ठीक है. तो गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सकता है बॉन्ड्स इशू करके, जिसे हम
क्योंकि बॉन्ड्स जो है वो एक क्रेडिट मनी है जैसे हम क्रेडिट मनी कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देयर इज़ ऑफन एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व दैट द पर्सन इशूइंग क्रेडिट में नॉट रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम द पर्सन रिसीविंग क्रेडिट। अब देखो, रिस्क हो सकता है, हर बंदा जो है वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होता, ठीक है। आपने किसी को दे दिया क्रेडिट, अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरी पेमेंट करे जितना आपने पैसे दिए थे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर कोई ट्रस्ट के काबिल आज के ज़माने में तो वाकई नहीं है। सेकंड हमारे पास है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इस्टेब्लिश ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज़। ये भी वही बात है कि मतलब जब दो पार्टीज़ होती हैं वो इजीली ट्रस्ट नहीं करती हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो क्रेडिट मनी वहाँ पे भी आप इजीली एक दूसरे को नहीं देती। अगर उनका बॉन्ड अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे को सही से नहीं जानते, अगर आपके पास एक रैंडम बंदा आ जाए आपसे उधार मांगे कि भी मुझे इतना उधार दे दो, आप दे दोगे? आप जानते ही नहीं हो, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, आप कभी उससे मिले नहीं, आप दे सकते हो नहीं दे सकते, तो वहाँ पे भी ट्रस्ट का इशू आ जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड में आता है, क्रेडिट में ऑल्सो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। क्रेडिट किस तरीके से इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है? जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी थी कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इसी तरीके से किस तरह मनी सप्लाई ज़्यादा होगी? नोट्स ज़्यादा छप गए, ठीक है, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ गया, बैंक जो है वो ज़्यादा लोन देने लग जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ब्ला सारा का सारा प्रोसेस जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि क्रेडिट वही चीज़ है, उधार, ठीक है। तो जब बैंक ज़्यादा लोन देने लग जाएंगे तो फिर उससे यही चीज़ें होंगी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ख़रीदारी ज़्यादा होगी, प्राइसेस ऊपर चल जाएंगे और फिर इस तरीके से इन्फ्लेशन हो जाएगी। नंबर 6 है, ये लास्ट है, जो कि आज के ज़माने की जो कि हम मनी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मनी। ये किस तरह होती है? जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर दें। सॉरी। अच्छा, हमारे पास जैसे आता है यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। Banks can store monetary value on technical device that may be widely used for making payments, withholding or carrying cash. It further helps in the long distance payments with moments. अब देखो, हम आज के ज़माने में जैज़ कैश करते हैं, हम आज के ज़माने में इजी पैसा करते हैं, हम आज के ज़माने में अकाउंट से ऑनलाइन पैसे इधर से उधर भेज देते हैं। अगर हम उठा के कैश लेके जाए, अब एक बंदा है वो कराची में, एक बंदा है वो इस्लामाबाद में, तो अब वो कैश उसे दूसरे बंदे को देना है, वो वहाँ से कराची से इस्लामाबाद तो कैश लेके नहीं जाएगा ना, वो डायरेक्ट इतनी ज़्यादा आज के ज़माने में आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि आप घर पे बैठे बैठे अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है और वो दूर है तो आप उसे ऑनलाइन भिजवा सकते हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि आप उसके अलावा देखो, जो ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऑनलाइन ड्रेस मंगवा रहे हैं या वॉट एवर, जो भी प्रोडक्ट हम मंगवा रहे हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप पहले पेमेंट करो, एडवांस पेमेंट करो, ठीक है, या फिर डिलीवरी ऑन कैश भी होता है, लेकिन स्टिल ऑनलाइन पेमेंट्स में ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, ठीक है। पेपैल हो गया, आप उसके थ्रू अपने कार्ड के थ्रू आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है। कुछ तो होते ही ऐसे हैं कि जब तक आप पहले पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप जो है वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीद सकते, तो ऑनलाइन हम पहले से पेमेंट भी करते हैं। तो ये सारी की सारी आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मनी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा एक जो है इन शॉर्ट टर्म डायग्राम में एक पूरी बात डिस्कस की हुई है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, ठीक है, फिर कमोडिटी मनी आई, फिर मेटालिक मनी आई। मेटालिक मनी में दो पार्ट्स थे, कौन कौन से? एक फुल बॉर्डर मनी, जो कि पहले हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर एक टोकन मनी, ठीक है, फिर उसके बाद पेपर मनी आई, फिर क्रेडिट मनी आई। अच्छा सॉरी, पेपर मनी में फिर टाइप्स आई जो कि कन्वर्टेबल मनी थी और इनकन्वर्टेबल मनी थी, फिर क्रेडिट मनी आई और लास्ट की जो कि अभी अभी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। सो ये पूरा टॉपिक था जो कि मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया है, एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी, और बाकी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज़।
लाइक करना भी नहीं भूलना। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई कर दूँ। और मेरे लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, कुछ भी समझ आया हो, तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे एक बहुत प्यारी सी दुआ दे देना। ये मेरी मेहनत का मुझे फल मिल जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम लोगों को मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।